तो भैया आज वाला जो चैप्टर था हम लोग को कौन सा चैप्टर रिवाइज करना था आज? एफबीडी चैप्टर है वो, तो फ्री बॉडी डायग्राम्स है। तो हम लोग को आज रिवाइज करना था फ्री बॉडी डायग्राम्स। चलो फ्री बॉडी डायग्राम्स ही रिवाइज कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स में कब कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कितना उसका वेट आ रहा है, ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम के जो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमको अगर कॉन्टैक्ट फोर्सेस पता रहेंगी कि कौन सी फोर्स किस तरीके से काम करती है, क्या किधर काम करती है, क्या काम करती है, तो हमारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को कॉन्टैक्ट फोर्स पता होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेस इसमें होती हैं, कोई लोग बोलोगे? बताओ। वेट, एक तुम्हारे पास कौन सी फोर्स है? वेट है। वेट किधर की तरफ काम करता है हमेशा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि m मास का है, तो वेट इसका mg हमेशा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, है ना। अर्थ नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जहां पर वो रखा, मान लो टेबल पे रखा हो, टेबल से डाउनवर्ड, मतलब हमेशा इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ पर है तो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, दूसरी कांटेक्ट फोर्स कौन सी रहेगी हमारे पास? टेंशन फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले हम नॉर्मल रिएक्शंस देख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करता है? नॉर्मल रिएक्शन बेटा, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके परपेंडिकुलर काम करेगा। कैसा काम करेगा? मान लो इसी वाले ब्लॉक को देख लेते हैं, इसका वेट mg किधर की तरफ लग रहा था? नीचे की तरफ, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा था। ये क्या था तुम्हारा? नॉर्मल रिएक्शन था। अगर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई ना हो तो क्या होगा? तब तो इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लगेगी और ये ब्लॉक नीचे जाने लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तभी तो ये बैलेंस है, इसी जगह पर रखा हुआ है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन के लिए दो तीन बातें और है। मान लो हमारे पास कोई वेज शेप है इस तरीके का, मान लो हमारे पास इस तरीके का कोई वेज शेप है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब मान लो ये m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ये m मास का ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट mg किधर की तरफ लगेगा? डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा, यानी नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface, always perpendicular to surface on which object is placed, जिस पर ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारे नॉर्मल रिएक्शन की क्या हो गई? नॉर्मल रिएक्शन का सीन हो गया तुम्हारे पास। ये किसका सीन हो गया? नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा लगेगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मान लो हमारे पास एक और है, मान लो हमारे पास ये दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये था, एक ब्लॉक ये था, ये दो ब्लॉक थे। यहां पर हमने एक स्फीयर को रख दिया लाके, या एक सर्किल जो भी है, थ्री डायमेंशनल स्पेस को ये लाकर रख दिया। ये ऐसे लाकर रख दिया। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बेटा कैसे लगेगा? यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा ऐसे, इस वाले एज पर नॉर्मल रिएक्शन ये ऐसा लगेगा, और इस वाले एज पर ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो जहां पर कांटेक्ट रहेगा, कांटेक्ट से परपेंडिकुलरली, कांटेक्ट से परपेंडिकुलरली, ये नॉर्मल रिएक्शन 1 हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन 2 हो गया। तो जो भी ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, अगर उसमें हमको नॉर्मल रिएक्शन मार्क करना है तो वो जैसा भी रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलरली हम नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का हो गया। तो बेसिकली डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास के अंदर, तो हमारे पास क्या करना है, बस हम एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस क्या करने लग जाएंगे? क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास कौन सी फोर्स आएगी?
टेंशन फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, टेंशन फोर्स देख लेते हैं। थर्ड वाली हमारे पास कौन सी है, टेंशन फोर्स। अच्छा, टेंशन फोर्स के बारे में एक क्वेश्चन था छोटा सा कि टेंशन फोर्स हमेशा खींचने वाला ही फोर्स क्यों रहता है, मतलब क्वेश्चन समझ पाए क्या बोला मैंने। मान लो ये कोई रिजिड सरफेस है, रिजिड सपोर्ट है, जिससे ये कोई धागा है और इसमें आपने m मास का ऑब्जेक्ट हैंग कर रखा है, तो ये धागे में हमेशा टेंशन रहती है। क्या रहती है, टेंशन। धागा क्या करता है, धागा कंप्रेस नहीं हो सकता, धागा कभी कंप्रेस, वो हमेशा खींच सकता है। इसलिए धागे में हमेशा क्या होता है, इसलिए धागे में हमेशा, इसलिए हमेशा थ्रेड में, थ्रेड का स्पेलिंग थ्रेड का स्पेलिंग नहीं मालूम, सही लिखा है TH, स्पेलिंग बहुत खराब था, एयरफोर्स का एग्जाम ही नहीं निकला इस चक्कर में। एक बार ये थ्रेड हो गया, थ्रेड हमेशा क्या होगा, थ्रेड में हमेशा क्या आएगा, टेंसाइल रहेगा, वो खींचेगा लेकिन कभी कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस कभी नहीं होगा। इसलिए उसके अंदर हमेशा कैसी टेंसाइल फोर्स, इसलिए हमेशा टेंशन फोर्स रहती है। टेंशन फोर्स का डायरेक्शन जिस भी पॉइंट से चेक कर रहे हैं वहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, यहां से ये अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन। इस वाले पॉइंट के लिए देखोगे यहां से अवे फ्रॉम द, हर पॉइंट से अवे फ्रॉम द। अब मान लो अगर ये पॉइंट एक मार्क कर लिया तो यहां से ऊपर की तरफ ऐसा और नीचे की तरफ ऐसा मार्क कर सकते हैं, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगा टेंशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगा टेंशन फोर्स। अब मान लो कि एक कोई ब्लॉक है इस तरीके से ऐसा लगा हुआ है, एक ये इधर एम मास है और एक ये इधर एक और मास है, ये m1 मास है और ये m2 मास है, तो ये सेम थ्रेड है पूरा, ये धागा पूरा का पूरा क्या है, तो सेम थ्रेड में टेंशन हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेम थ्रेड में देखो, इस पॉइंट से टेंशन देखा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट से देखा अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से देखोगे तो डाउनवर्ड अवे रहेगा इस तरीके से। यहां से मान लो अगर देखा तुमने तो ये अवे रहेगा, ये इधर टी है इधर टी है, ऊपर की तरफ कितना टेंशन रहेगा, 2T टेंशन रहेगा। समझ में आ रही है बात, तो टेंशन वाला जो सीन है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगा। बात समझ में आ गई है, अच्छा ठीक है। और सेम थ्रेड में इन सेम स्ट्रिंग टेंशन इज सेम। ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये यहां रखा हुआ है थोड़ी दूर पे, और एक यहां मान लो ये रखा हुआ है, एक ये यहां रखा हुआ है। इनको हमने ना रस्सी से बांध रखा है इस तरीके से, रस्सी मतलब स्ट्रिंग, और ये यहां ऐसे खींच रहे हैं फोर्स से, तो यहां पर ये एक सेम धागा है, तो यहां से ये जो टेंशन लगेगी, ये टेंशन अवे और ये टेंशन पीछे की तरफ अवे, यहां से ये टेंशन आगे की तरफ और ये यहां से टेंशन पीछे की तरफ, मतलब ये थ्रेड सेम था ना, इसलिए थ्रेड, ये इसको T1 टेंशन बोल दो और इसको T2 टेंशन बोल दो। कोई दिक्कत वाली बात है, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो जब ये थ्रेड सेम था इसलिए इसमें टेंशन सेम रही, अब ये थ्रेड बदल गया इसलिए टेंशन भी क्या हो गई, बदल गई। कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, एक और चीज है पीछे नॉर्मल रिएक्शन में, चलो अभी जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब बता देंगे। अब एक और देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स, एक चौथा देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स बनानी है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगेगी, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये तुम्हारी अप्लाइड फोर्स हो गई, F अप्लाइड हो गई मान लो, तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर बस एक बात लिखनी है, कौन सी, इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये हमेशा टेंसाइल होती है, टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल टू द सरफेस। जिस भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके टेंजेंशियली काम करेगी, टच करते हुए। ये इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द
अप्लाइड फोर्स। ये बात समझ में आ गई। अब एक होता है स्प्रिंग फोर्स, वो भी देख लो। स्प्रिंग फोर्स होता है एक। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? मान लो तुम्हारे पास एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है, ठीक। और तुमने क्या किया, यहां पर एक मीन लाइन ड्रॉ कर ली और एक ब्लॉक को रखा, एक ब्लॉक को रखा आपने, ये इस तरीके से यहां पर एक ब्लॉक को रखा, ठीक। इसको स्ट्रिंग से बांध रखा है, स्प्रिंग से बांध रखा है। ये क्या है तुम्हारे पास? स्प्रिंग है। और इसको आपने ना ऐसे खींचा, जब खींचा तो ये ब्लॉक यहां पर आ गया, ये ब्लॉक यहां कहीं पर आ गया। खींचने के बाद एक्स डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? एक्स डिस्प्लेस हो गया अप्लाइड फोर्स की वजह से। ये एफ अप्लाइड था, ठीक। अब ये यहां पहुंच गया। जब हम एफ अप्लाइड हटाएंगे यहां से, एफ अप्लाइड जब अप्लाइड फोर्स हम हटाएंगे तब क्या होगा यहां पे? तब ये ऑटोमेटिक किधर आ जाएगा? पीछे की तरफ आ जाएगा। यहां कहीं पर उतनी ही गैप में, ये उतने ही गैप में क्या आ जाएगा? पीछे। ये पीछे क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स थी, कौन सी वाली? रीस्टोरिंग फोर्स, वापस इसी पोजीशन में लाने की जो कोशिश कर रही थी, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। अप्लाइड फोर्स अगर बाहर की तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको किधर लाने का काम करेगी? पीछे की तरफ। तो एफ अप्लाइड जो है वो माइनस के एक्स के बराबर रहता है। नेगेटिव यहां पर क्या शो कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। के क्या है यहां पर? स्प्रिंग कांस्टेंट, या स्प्रिंग ही कांस्टेंट बोल दो। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल सकते हो, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। फिलहाल तो ये सब कुछ पढ़ चुके हो एक बार। अब ये तुम्हारे पास 5 फोर्सेस हैं। अब कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसमें इनके अलावा कांटेक्ट फोर्स नहीं होगी, इनके अलावा कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर सारी डायरेक्शंस को क्या कर लो? मार्क कर लो। जितनी भी फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सबको मार्क करने के बाद आप ये चेक कर लो, जो भी हम लोग सीखने वाले आगे या सीखने वाले, रिवाइज करने वाले जो भी है, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लूँ सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कई बार मान लो ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है आज का। मान लो एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, एक इसी के पड़ोस में ये रखा हुआ है इस तरीके से, एक और रखा हुआ है। ये 3 ब्लॉक सिस्टम्स हैं और पहले का मास क्या है? m1 है, दूसरे का मास m2 और तीसरे का मास m3 है। मान लो तुमने इस पर अप्लाइड फोर्स F लगाया, F तुमने लगाया 18 न्यूटन। m1 जो है 1 kg है, m2 कितना है? 3 kg है, और m3 कितना है? m3 मान लो, ये मान लो पहले तो 2 kg और इसको मान लो कितना? 3 kg मान लो। कोई दिक्कत? ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन यहां पर एब्सेंट है। स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन क्या है? एब्सेंट है। मतलब हम ऐसी सरफेस पर काम करें जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, खत्म है। अच्छा, अब तुमने ये जो फोर्स लगाई, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा ब्लॉक सिस्टम आगे की तरफ बढ़ गया ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब आप यहां पर इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाओगे तो ये वाली जो सरफेस है, ये पहला वाला ब्लॉक इसको आगे की तरफ कुछ फोर्स देगा और दूसरा वाला ब्लॉक सेम टाइम पर इसको पीछे की तरफ कुछ फोर्स देगा। ये जो फोर्सेस हैं ये कांटेक्ट की वजह से और ये नॉर्मल रिएक्शंस रहेंगे। तो पहले वाले ब्लॉक की वजह से इसने इसको आगे की तरफ N1 पुश किया, नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इसने सेम टाइम पर N1 पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करी, ठीक। उसके बाद ये वाला सरफेस ये भी कांटेक्ट में है, ये वाला मान लो इस पर N2 नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो वापस से ये कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? N2 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चन बेटा यहीं पर सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गई? एक बार आपने सारी की सारी फोर्सेस मार्क कर ली, उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब हर ऑब्जेक्ट का, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको अलग उठा के रख लो। मान लो हमको सॉल्व करना है
पता करना है थर्ड ऑब्जेक्ट पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। फॉर थर्ड ब्लॉक का मास है m3। थर्ड ब्लॉक को ड्रॉ करो एक बार। ये तुम्हारे पास थर्ड ब्लॉक ऐसा करके है, इस पर एक फोर्स फील हो रही है n2 और ये जा भी आगे की तरफ रहा है, इसका मास कितना है m3 है। अच्छा, अब कोई बच्चा बोल सकता है सर कि आपने यही वाले क्यों मार्क करे, तो अगर इसका तुम वेट m1g नीचे की तरफ देखोगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और ये मूविंग है, इसलिए यहां पर हमने वेट को कंसीडर नहीं करा है। डायरेक्ट जितना ये मूव है एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए, और बाकी जितना नीचे वेट लगेगा पूरे सिस्टम का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा वो आपका। तो ये n3 n2 लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन इस पर, और ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स है कितनी n2, फोर्स कितनी है n2 है। अभी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो जो डिजिट्स दे रखी है ना, इन डिजिट्स की मदद से अलग से निकालते हैं। पहले हम फ्री बॉडी की डायग्राम्स की मदद से ये बता दें हो क्या रहा है यहाँ पर। अब जैसे दूसरा वाला ब्लॉक है, दूसरा वाला ब्लॉक ड्रॉ करो फॉर ब्लॉक 2, फॉर ब्लॉक m2। ये m2 ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो। एक लग रही है n1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक n2 लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मास इसका m2, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। खुद की बुद्धि का प्रयोग करो और ये बताओ n1 फोर्स बड़ी होगी या n2। नॉर्मल रिएक्शन 1 ज्यादा होगा या 2, 1 ज्यादा होगा तभी तो ये आगे की तरफ जा रहा है, 1 ज्यादा होगा तभी तो ये आगे की तरफ जा रहा है। और जो ज्यादा होगा वो बड़ा होगा और ये वाला n2 क्या होगा, छोटा होगा। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। n2 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करी, अभी कितनी कैलकुलेट करी, m3a, ये यहां पर रख दो। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी m3a प्लस m2a। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, a कॉमन कर लो, m2 प्लस m3, m2 प्लस m3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, ये नॉर्मल रिएक्शन 1, ये नॉर्मल रिएक्शन 2 हो गया। अब पहले वाले ब्लॉक की बात कर लो, पहले वाले ब्लॉक पर कितना लग रहा है, पहले वाले ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक पीछे की डायरेक्शन में क्या लग रही है, N1 लग रही है। और इसका मास क्या है, M1 है, और ये आगे की तरफ क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अब ये आगे क्यों एक्सेलरेट करेगा, फोर्स ज्यादा है, तो यानी फोर्स बड़ा होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो फोर्स और ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये नेट फोर्स किसके बराबर होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन की। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी n1 प्लस m1a। n1 की वैल्यू वो तुमने निकाली है, पूरी की पूरी रख दो, a ब्रैकेट में m2 प्लस m3 प्लस m1a। ठीक बात है, इसको चाहो तो इवैल्यूएट कर लूं, a कॉमन कर लूं। और एक और बात, जैसे ये जो निकल कर आया है a कॉमन करने के बाद m1 प्लस m2 प्लस, अब कुछ बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आएगा तो को आराम से लिख देते हैं। तुम यहाँ पर f इक्वल टू ये a और ये a कॉमन कर लिया हमने, तो ब्रैकेट में आएगा m2 प्लस m3 प्लस m1। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये पहले ही स्टेप में कर सकते थे, ये तो पहले ही स्टेप में निकाल सकते थे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम नेट इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है बेटा एफ नेट अपॉन एम नेट, मतलब सारे का सारा मास m1 प्लस m2 प्लस m3। एफ नेट 18 था, m1 मास था 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये 3 मीटर पर सेकंड हम लोग पहले ही स्टेप में निकाल सकते थे। लेकिन मेरा मेन गोल आज का ये था कि ये फ्री बॉडी डायग्राम्स पे जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनसे इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, उनसे इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये तुम्हारे पास पहले वाले के लिए हो गया। अब कुछ खास थोड़ी ना करना है, यहां पर आप m3 की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगा। यहाँ m2 m3 की और a की वैल्यू रख दो, ये पता चल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। क्वेश्चंस इस तरीके के बहुत आते हैं और ये इतना लेंदी नहीं है। एक बार जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा अच्छे तरीके से तो ये इतनी ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक और देख लेते हैं। ठीक, इसी तरीके का इन द सेंस
है तो इसी तरीके का क्वेश्चन, बट है तो वो इसी तरीके का क्वेश्चन, बट अब वहां पर थोड़ा बदल देते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये जो कर रहे हो सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। मान लो एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, और अपना शिवम ना, शिवम के पास पहले यही काम था। वो धोबी जैसे, धोबी का गधा नहीं होते ना, खींचते हैं पहले, तो पिछले जन्म वाला केस शिवम के पास यही था, खींचता रहता था सब कुछ जो मिल जाए। ये 3 ब्लॉक पकड़ा दिए गए, ठीक है ना शिवम? ये 3 ब्लॉक पकड़ा दिए गए, इसके बाद इनसे कहा गया शिवम खींचो, तो ये अपने शिवम बढ़िया व्यक्ति कह रहे ओके भैया, खींचने में परेशान है, ये खींचे जा रहे हैं, उनका मुंह अकड़ा जा रहा है खींचते खींचते, नहीं ठीक है ना? ये आगे की तरफ खींच रहे हैं ऐसे, ये रस्सी है, ये इनका पेट, खींचते जा रहे हैं, समझ गए होगे, खींच ही रहे हैं, ठीक है? ये अपने शिवम भैया हैं, ठीक है, बढ़िया व्यक्ति हैं। तो इन्होंने आगे की तरफ ये खींचने का प्रयास किया एफ फोर्स लगा के। अब एफ फोर्स लगाइए, मान लो ये तुम्हारे पास M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है और ये M3 ब्लॉक है। सिस्टम पूरा का पूरा मान लो इधर जा रहा है। सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस है। अच्छा, सबसे पहले काम क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर टेंशन मार्क कर लो, क्योंकि थ्रेड लगे हुए हैं, स्ट्रिंग्स दे रखी हैं। अब ये जो टेंशन्स हैं, यहां से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा, और स्ट्रिंग सेम है इसलिए इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट टेंशन सेम रहेगा पूरी स्ट्रिंग में। ये स्ट्रिंग बदल गई तो यहां पर T2 टेंशन आएगा और यहां पर T2 टेंशन आएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहां से तो फोर्स लगी रही है, ये F फोर्स, समझ में आ गई बात? अब तुमको अगर ये T1 टेंशन पता करना है, T2 टेंशन पता करना है, वही पुराना किस्सा, हर ऑब्जेक्ट को अलग ड्रॉ करो, जितने भी ब्लॉक्स यहां पर बने हुए हैं इन ब्लॉक्स को अलग ड्रॉ करो, जितनी फोर्सेस है उस पे, उस सारी फोर्सेस का नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जैसे मान लो M1 वाला ब्लॉक है, फॉर M1 ब्लॉक, M1 ब्लॉक के लिए क्या करेंगे हम लोग? M1 ब्लॉक को अलग से ड्रॉ करूं। शुक्ला समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास M1 ब्लॉक है। M1 ब्लॉक पर ध्यान से देखो, केवल एक फोर्स लग रही है, कौन सी? T1। और हमेशा उधर से स्टार्ट करा करो जिधर सबसे सिंगल फोर्स लग रही है, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब मान लो अगर मुझे एक्सेलरेशन यहाँ निकालना होता, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते? एफ नेट इक्वल टू एम नेट इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ जाता बेटा एफ नेट अपॉन में एम नेट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें T1 टेंशन कितना है और T2 टेंशन कितना है ये पता करना है, समझ में आ रही बात? T1 टेंशन कितनी है? ये फोर्स T1 और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की चाहो तो वहां से वो वैल्यू उठा के रख दो, M1 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब अगर तुम ब्लॉक 2 के लिए बात करो, फॉर ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ब्लॉक 2 पर देखो, ब्लॉक 2 पहले प्लॉट कर लो। ये तुम्हारे पास ब्लॉक 2 है, एक फोर्स इधर पीछे की तरफ लग रही है T1 और एक फोर्स ये T2 लग रही है किधर की तरफ? आगे की तरफ। इसका नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? आगे की तरफ है। इस पर नेट फोर्स बेटा कितना लगेगा? सार्थक, नेट फोर्स कितना लगेगा? T2 माइनस T1। T2 बड़ा है तभी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? आगे जा रहा है, और T1 छोटा है, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू M2A। यही तो है, ये तुम्हारी पास नेट फोर्स हो गई। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुमको आया अंशी? क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? आ गया? इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? T2 फोर्स बड़ा है इसलिए ये आगे ले जा रहा है, और T1 क्या है? छोटा है। तो अगर मान लो कोई ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन आगे की तरफ ऐसा लग रहा है ये वाला, और 15 न्यूटन आगे लग रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? फिर 15 माइनस 10, 15 बड़ा है 10 छोटा है, 15 माइनस 10 कर देंगे तो नेट कितना आएगा? तो नेट फोर्स कैसे पता लगेगी? दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट ही था, इसलिए क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा। अच्छा, यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T2 की वैल्यू आएगी T1 प्लस M2A। T1 की वैल्यू क्या थी? M1A थी, M1A प्लस M2A, तो ये यहां पर आएगा M1 प्लस
M2A, A की वैल्यू चाहो तो ये वाली वैल्यू रख दो A की, तो T2 की ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब तुम अगर ब्लॉक 3 के पास जाओगे तो ब्लॉक 3 पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F फोर्स और T2 फोर्स। T2 ऑलरेडी पता है हमको, तो हमारा काम हो गया, T1 और T2 पता चल गई। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, वो घर से कर लाना। तो ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम का किस्सा ही यही है कि जिस भी ब्लॉक को पकड़ो उस पर जितनी नेट फोर्स लग रही है उस नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दो। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये वाला हटा यहां से। क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा सा पुली पर भी आ रही है, ये क्वेश्चन है ये, और मान लो इधर कोई रिजिड सपोर्ट है इस तरीके का, ये कोई रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे, और एक इधर पुली लगी हुई है, ये इधर ऐसे एक पुली लगी हुई है, ठीक, और यहां पर एक क्लैंप लगी हुई है इस तरीके से, ठीक, और क्लैंप थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये इस तरीके की क्लैंप लगी हुई है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास थ्रेड है यहां पर, ये थ्रेड है, और एक थ्रेड नीचे आ रहा है, हाँ सेम थ्रेड है, ये पूरा का पूरा थ्रेड सेम है, और एक ये थ्रेड इधर है, एक ब्लॉक रखा हुआ है तुम्हारे पास, ये यहाँ पर ये ब्लॉक रखा है ऐसे, एक ब्लॉक, ये M1 मास का ब्लॉक है, और ये एक ब्लॉक और है, ये M2 मास का ब्लॉक है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका यहाँ से कनेक्शन करा देते हैं ना, और ये सब फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब ये जो धागा है जिस पुली पर चल रहा है ये सब फ्रिक्शनलेस है। अभी जितने न्यूमेरिकल में करा रहा हूं सबके सब क्या है? फ्रिक्शनलेस है, सबके सब क्या है बेटा? ये M1 ऑब्जेक्ट है और ये M2 है, M2 M1 से बड़ा है, M2 इज ग्रेटर देन क्या है? M1। अब तुमको ना पता करना है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा और टेंशन का वैल्यू क्या आएगा। पहले यहां से तो मार्क करो, यहां पर M2G किधर लगेगा और टेंशन T ऊपर लगेगा। इस पॉइंट से टेंशन देखोगे तो डाउनवर्ड लगेगा, इस पॉइंट से टेंशन देखोगे तो डाउनवर्ड लगेगा, यहां से टेंशन ये ऐसा जाएगा, इस पॉइंट से देखोगे तो इधर की तरफ जाएगा, और इस पॉइंट से इधर की तरफ, इस पॉइंट से इधर की तरफ टेंशन। अच्छा ध्यान से देखो, M2 बड़ा है, M2 कहां जाएगा? नीचे ले जाएगा, और ये वाला इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। अब तुमको केवल फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने रह गए। तुम पहले M2 ब्लॉक को अलग से ड्रॉ करो। M2 ब्लॉक पर क्या हो रहा है? M2 ब्लॉक कहां जा रहा है? M2G इस पर नीचे लग रहा है, और टेंशन लग रहा है किधर? ऊपर की तरफ धागे में, और ये जा नीचे रहा है। नेट फोर्स इस पे दो फोर्सेस लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? दोनों में बड़ी फोर्स कौन सी है? M2G बड़ी, और टेंशन क्या होगी? तो दोनों का पहले नेट फोर्स निकालो। नेट निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस, इक्वल टू M2A। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, इस वाले ब्लॉक को ड्रॉ करो अलग से। इस वाले ब्लॉक का तो कोई सीन ही नहीं है ना, M1, और इस पे एक फोर्स लग रही है T, और ये जा भी इधर ही रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2, काम करो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। 1 + 2 कर दो, तो 1 + 2 करोगे, M2G माइनस का टेंशन इक्वल टू M2A, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? T इक्वल टू M1A। दोनों को ऐड करोगे, टेंशन माइनस का टेंशन प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से M2G इक्वल टू आया M2A प्लस M1A, A कॉमन कर लो तो M2 प्लस M1A, और ये M2G अपॉन M1 प्लस M2। कोई दिक्कत वाली बात है? ये तुम्हारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन। जैसे ही एक्सेलरेशन है इस वाली जगह पर रखो, टेंशन मिल जाएगी। M1 इंटू M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अभी अपने स्कूल वाले एग्जाम में हमने ये दिया था, बच्चों को पूछा था, आधे ज्यादा का गलत था। और वहां पर दिक्कत पता है क्या थी? वहां पर दिक्कत ये थी, तुम लोग भी हैरान हो जाओगे, यहां पर दिक्कत ये थी कि M1 और M2 इक्वल टू 1 kg था, ये भी 1 kg था और ये भी 1 kg था।
आधों से ज्यादा को यही लग रहा था कि ये चलेगा नहीं, इक्विलिब्रियम में था, यहाँ वाली टेंशन उठाई m2g की बराबर कर दी, यहाँ वाला तो चला ही नहीं उनका। समझ में आ रही बात? तो ये नीचे जाएगा, हाँ ये नीचे जाएगा, और ये अगर ये देखो यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 कर दिया, ये क्वेश्चन दिया था हमने एग्जाम में, समझ में आ रही है बात? तो तुम लोग थोड़ा सा अवेयर रहो, डायग्राम वाले क्वेश्चन तो सबसे ही आसान है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये वाला समझ में आया? चलो ठीक है, इसको छापना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये यहाँ पर समझ में आया कैलकुलेशन? जितनी अगर टेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टेंशन कैसी फोर्स होती है? टेंशन बेटा होती है इंटरनल फोर्स। कैसी फोर्स होती है? इंटरनल फोर्स होती है। जितनी इक्वेशन बनी है, कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका, सबको ऐड कर डालो, सारी टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे एक इक्वेशन ये बनी थी और एक कहाँ गई, एक ये बनी थी, दोनों को ऐड कर दिया, कट गया, एक माइनस का था और एक प्लस का। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो सारे इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल पे, ये भी इंपॉर्टेंट ही था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पुली का करा लेते हैं एक, फिर वेज शेप वाले करा देते हैं। मान लो ये है, ये तुम्हारे पास एक रिजिड सपोर्ट हो गया, और ये तुम्हारे पास ये हो गया, और एक यहाँ पर पुली लगा लूं, और पुली फ्रिक्शनलेस है, बता चुका हूं मैं, ठीक बात है? पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। इस पर दो ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स लगा रखे हमने? दो। फिर तीन ब्लॉक के लिए भी बात कर लेते हैं, एक ये इधर लगा रखा है और एक ये यहां लगा रखा है। समझ में आ गई बात? ये सब करने में वाले बोर्ड में बहुत मजा आता है ना। देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास m1 मास है और ये m2 मास है। यहाँ पर m2 इज क्या है? ग्रेटर देन m1 है, कोई दिक्कत वाली बात है? और ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ से m2g किधर काम करेगा? नीचे की तरफ, और ये बड़ा है और ये नीचे की तरफ जाएगा। टेंशन यहाँ से ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से टेंशन, नीचे की तरफ इधर आओगे, इस पॉइंट से टेंशन, नीचे की तरफ यहाँ से टेंशन, ऊपर की तरफ। ये m1g किधर की तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ। और ये ब्लॉक किधर जाएगा भाई? ये जब नीचे आ रहा है और ये सेम स्ट्रिंग है, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो और उसके बाद क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो। अच्छा, पहले हम तुमको इसका एक एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बता देते हैं। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? एफ नेट इक्वल टू एम नेट इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? एफ नेट अपॉन एम नेट आ गई। एफ नेट कितना है? ध्यान से समझो, m2g किधर की तरफ काम कर रहा है और m1g कहां जा रहा है? ये ऊपर ही तो जा रहा है, लग नीचे रहा है लेकिन जा कहां रहा है? ऊपर जा रहा है। यानी अगर 50 नीचे लग रहा है तो ये वाला अगर मान लो 30 रहा होगा, तो ये 50 और ये 30, तो ये वाला 30 किधर की डायरेक्शन में लेंगे? ऊपर की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मान लो m2g बड़ा था, m1g छोटा था, और नेट कितना है? नेट है m1 प्लस, तो ये आ गया m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। डायरेक्ट कर सकते थे इसको, ये तुमने डायरेक्ट कर लिया। अभी इक्वेशन बनाएंगे उधर से भी यही आएगा, ठीक? अब तुम ध्यान से देखो, मान लो ये वाला ब्लॉक है बेटा, ठीक? इस वाले ब्लॉक पर मान लो ये वाला ब्लॉक है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है अंशी बेटा? m2g लग रही है नीचे की तरफ, और टेंशन फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। और ये ब्लॉक जा कहां रहा है? नीचे जा रहा है। इस पर नेट फोर्स कितनी बनेगी? कौन सा बड़ा है? m2g बड़ा है या टेंशन बड़ा है? m2g बड़ा है, तो m2g में से टेंशन को क्या करेंगे? और ये नेट फोर्स आ गई। नेट फोर्स किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन के, तो m2 आ गया इक्वेशन 1। अब तुम ध्यान से देखो, इधर वाला ब्लॉक m1 वाला ब्लॉक, तो m1 वाला ब्लॉक ये तुम्हारे पास आ गया m1 वाला ब्लॉक, ये आ गया m1 वाला ब्लॉक। m1 वाले ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस लग रही है? m1g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और जा किधर रहा है? ऊपर। अभी इसमें कौन सी वाली फोर्स बड़ी होगी? टेंशन बड़ी होगी, तो टेंशन माइनस m1g, ये हो गया नेट फोर्स, और बराबर किसके होगा? m1 a के। ये इक्वेशन 2। अभी मैंने कहा था जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम्स की इक्वेशन लिख लो, सबको क्या कर दो? ऐड कर दो खट से।
तो तुम्हारे पास इक्वेशन 1 + 2 कर दो, m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2a, और यहाँ पर टेंशन माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये दोनों को ऐड करोगे टेंशन से टेंशन निपट जाएगा, तो ये आ गया m2g माइनस का m1g। देखो नेट फोर्स उतनी ही आई कि नहीं आई जितनी यहाँ बताई थी, जितनी ये बताई थी m2g माइनस m1g वही आ गई तुम्हारे पास। यहाँ पर आएगा ये m1a प्लस m2a, a कॉमन कर लो और यहां से g कॉमन कर लो। m1 और m2 की वैल्यू जब दे रखी होगी ना तो ये चीज और आसान लगेगी तुम लोग को। m2 माइनस m1 g अपॉन में m1 प्लस m2। क्या ये बात समझ में आई? एक्सेलरेशन आ गया, तुमको टेंशन चाहिए, टेंशन रख के निकाल लो, इस वाली इक्वेशन में टेंशन रख के निकाल लो, आराम से आ जाएगा। देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 m2g माइनस का टेंशन इक्वल टू m1a, m1a को इधर ले आओ, m2g माइनस का m1a इक्वल टू टेंशन, a की जगह a की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है? अब ये इवैल्यूएट करोगे तो यहां से g कॉमन कर लो, एलसीएम एलसीएम ले लो, इसको इवैल्यूएट कर लो। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से g कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा यहां से m2, यहां से बचेगा ये m1 m2 और माइनस माइनस प्लस m1 का स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, m1 स्क्वायर आ गया। चलो अच्छा देखते हैं, m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 m2। कुछ गलत हुआ है क्या? ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर तो नहीं होता फिलहाल। m2 माइनस m1, ये m2a था और यहां पर गलत हो गया, ये m1 लिख के आ गया, यही तुम लोग ध्यान नहीं दिए। यहां पर ये m2 आ गया, अब ये m2 इंटू m2, तो ये बनेगा, हाँ अब ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना जब g कॉमन करोगे, तो यहाँ से g कॉमन कर लो। यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा m2 माइनस का m2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये बाहर में क्या लगा हुआ है? g इक्वल टू टेंशन, ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये हो गया 2m1 m2, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ये तुम्हारी टेंशन निकल आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये थोड़ा सा ज़्यादा उधर स्पेस नहीं था और हमने मूव भी नहीं करा, तो इस चक्कर में ये हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये जरा सा देखो ध्यान से, ये यहाँ पर m2 था, यहाँ पर m1 लिख गया, सारा खेल बर्बाद हो गया। तो अगर तुम कैलकुलेशन करते वक्त कहीं भी चूके, पूरा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। समझ में आ गई बात? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है शुक्ला, ये क्वेश्चन समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, समझ में आया अंशी बेटा? ना आया हो फिर से बताएं, क्लियर है? देखो ध्यान से, अगला वाला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं पता कौन सा चल रहा है, सब चलते जा रहे हैं, और ना समझ में आप पूछ लेना एक बार रोक के, ये वाला कोई दिक्कत? अच्छा एक क्वेश्चन पूछते पहले छोटा सा, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया और ये हो गया, और इसमें एक थ्रेड लगा हुआ है, थ्रेड लग गया, और एक ये लगा हुआ है ब्लॉक। अब शिवम जैसे बदतमीज बच्चे हैं, क्या ही कर सकते हैं। ये m1 मास का है, ठीक, और ये m1g किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, और टेंशन ऊपर जा रहा है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब शिवम खुरपेची है बहुत ज्यादा, अब हम ट्राई करते हैं आर्ट लगाने की थोड़ी सी। ये क्या है इधर? ये कैंची है इधर ये इधर क्या है? कैंची है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस कैंची से हमने इसको काट दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है कि कटने के बाद, ये धागा काटने के बाद ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का?
ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फिर केवल वो फ्री फॉल करेगा, वहां पर वो केवल और केवल क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। जैसे ही कैंची से कटा वैसे ही ये हवा में गिरा, और जैसे ही हवा में गिरा मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये हम नहीं पूछे हैं, ये कहीं पूछा जा चुका है, हमको ये नहीं याद आ रहा कहाँ पूछा है, पूछा हुआ है इन्होंने। हाँ, और क्वेश्चन ये नहीं था एग्जैक्टली, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में ये था कि ये है और एक ये है, यहां पर दो ब्लॉक लगे हुए हैं, एक ये है एक और था, बीच वाले को काटा था, इस वाले को काटा था। ये तुम्हारे पास M1 ब्लॉक है और ये M2 ब्लॉक है, और ये नीचे की तरफ जो भी कुछ लग रहा है यहां पर कैंची रख के उड़ा दिया था इन लोगों ने। समझ में आ रही बात? इधर काट दिया था, तो इसका और इसका दोनों का पूछा था। समझ में आ रही है बात? तो ये क्वेश्चंस कुछ तो हैं अच्छे अच्छे। अगला देखो, आगे आगे यहां पर एक क्वेश्चन है, ये है और हमारे पास है ये पुली लगी हुई है, पुली फ्रिक्शनलेस है। कैसी है? फ्रिक्शनलेस। ये हमारे पास पुली आ गई और इसमें ब्लॉक्स लगे हुए हैं। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया और एक ये आ गया, यहां पर दो ब्लॉक लगे हुए हैं। कितने? एक ये लगा हुआ है और एक ये यहां पर लगा हुआ है, ये और एक ये लगा हुआ है। हमको ये जो मासेस लगे हुए हैं, ये M1 मास, ये M2 मास, ये M3 मास। समझ में आ रही बात? और ये सिस्टम ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है और ये किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हमको M2 और M3 वाले धागे के बीच का टेंशन पता करना है। M3G किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। मान लो यहां से टेंशन या T लग रहा है, इसी T की वैल्यू बतानी हो। ये टेंशन यहां से T लग रहा है, एक और फोर्स यहीं पर नीचे की तरफ काम करेगी, वो कौन सी होगी? M2G। और यहां मान लो इस वाले धागे में टेंशन T1 है, यहां से नीचे की तरफ टेंशन T1 आएगा, यहां से नीचे की तरफ टेंशन क्या आएगा, T1। यहां से ऊपर की तरफ टेंशन क्या जाएगा, T1 जाएगा। और M1 एक किधर की तरफ आएगा, M1G किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमको इस T वाली टेंशन की वैल्यू बतानी है। हमको इस T वाली, यहां से ये अगर T टेंशन ऊपर की तरफ है, T टेंशन नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ एक और फोर्स काम करेगी, कौन सी? M2G। अब हमको टेंशंस बतानी है, हम सबकी इक्वेशंस लिख देंगे, खट से आंसर निकल आएगा। समझ में आई बात? देखो ध्यान से, तो फ्री बॉडी डायग्राम्स हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगने का सीन ये है कि बहुत आसान होते हैं, कुछ याद बात करना नहीं होता है। जाओ एग्जाम में आ गया, पेंसिल वेंसिल यो पेन वेन, सीधे से टेंशन, ये एक्सेलरेशन M1G नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, आराम से मार्क करा, खट से अलग अलग ब्लॉक्स बनाए और सारे ब्लॉक्स की इक्वेशन लिखी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? तो हमको हमेशा कैलकुलेशन वाली चीज ज्यादा ही अच्छी लगती है, याद नहीं करना है। उसमें भी कामचोरी थी इसलिए ऐसा हुआ, अगर उसमें याद करना होता कुछ भी तो पक्का ना आता हमको। समझ में आ रही बात? कामचोरी अलग लेवल पे। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? हाँ, ये तुम्हारे पास मान लो ब्लॉक 3, फॉर ब्लॉक 3। अच्छा एक और बात, फॉर ब्लॉक M3, ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा। इस M3 वाले ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? M3 पर M3G नीचे है और टेंशन ऊपर है, और आ ये कहां पर रहा है? अब ये बताओ बेटा, कौन सी फोर्स बड़ी होगी, M3 है या टेंशन? M3G बड़ी होगी। तो M3G माइनस टेंशन, ये किसके बराबर होगा? M3A की इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद फॉर ब्लॉक 2 बात कर लो। ब्लॉक 2 पर कौन कौन सी फोर्स लग रही? अच्छा, हमें केवल ये T वाली वैल्यू बतानी है इस बार क्वेश्चन के अंदर। हमें केवल इस क्वेश्चन में टेंशन इवैल्यूएट करनी है, किसके किसके बीच में? M2 एंड M3 ब्लॉक के बीच में जो लग रही है टेंशन। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? फॉर ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 को प्लॉट करो। ये ब्लॉक 2 आ गया तुम्हारे पास, ये M2 है, इस पर नीचे की तरफ एक टेंशन लग रही थी और एक M2G किधर की तरफ काम कर रहा था, नीचे की तरफ, और एक ऊपर की तरफ लग रहा था टेंशन T1, और ये नीचे ही आ रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। अब कितनी फोर्सेस डाउनवर्ड है? 2, एक T है
और एक m2g है, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है T1। अब ये हो गई नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये तुम्हारा बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है? ये तुम्हारी इक्वेशन 3 बन गई। अब ये वाला ब्लॉक M1 वाला देख लो। फॉर ब्लॉक M1, M1 वाले ब्लॉक के लिए देख लो। फॉर ब्लॉक M1, ये जो M1 वाला ब्लॉक है तुम्हारे पास, ये M1 बना हुआ है। M1 पर कितनी फोर्सेस लग रही है? M1g नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ T1, और ये जा कहाँ रहा है? ऊपर। इस बार कौन सी फोर्स बड़ी होगी? टेंशन बड़ी होगी। तो टेंशन T1 माइनस M1g इक्वल टू M1a। अब तुम्हारे पास तीनों ही इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब मैंने बोला जैसे ही इक्वेशंस आ जाए तीनों को क्या कर दो? खट से ऐड कर दो। ऐड कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा जो तुम करना चाहते थे भैया। ये तुम्हारे पास आ गया। ये इक्वेशन 4 थी तुम्हारे पास, ये वाली इक्वेशन, और एक इक्वेशन और थी कहीं पर, ये गरीब वाली इक्वेशन। अरे गरीब इसलिए, इसको देखो नीचे की तरफ दो फोर्सेस लग रही हैं। समझ में आ रही बात? हमें टी टेंशन बताना है। एक काम करो, तीनों को क्या कर दो? ऐड। तो 1 + 3 + 4, बीच में 2 गायब हो गया। M3g माइनस टेंशन इक्वल टू M3a। ये वाले को लिखो बेटा टेंशन प्लस M2g माइनस की तरफ T1 इक्वल टू M2a। समझ में आ रहा है? और इसके बाद ये वाला रख लो, T1 M1g इक्वल टू M1a। जब तुम ऐड करोगे ध्यान से देखो, टेंशन प्लस का टेंशन माइनस का T1 माइनस का T1 प्लस का निपट गया। अब तुम ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है? M3g प्लस M2g माइनस M1g इक्वल टू M1a प्लस M2a प्लस M3a। बात बार बार वही आएगी, F नेट अपॉन M नेट। देखो F नेट कैसे, दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही थी, दो वेट। कौन से? M3g और M2g। ये लग नीचे रहा था लेकिन जा कहाँ रहा था? ऊपर। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो इन दोनों का प्लस माइनस, ये यही तो नेट फोर्स होगा। और टेंशन फोर्स क्या होती है? इंटरनल होती है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। यहां से g कॉमन कर लो, तो M3 प्लस M2 माइनस M1g, और इधर से M1 प्लस M2 प्लस a। ये वाली यहां पर रख दोगे तो M3 प्लस M2 माइनस M1g अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? ये एक्सेलरेशन आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? तो बेहतरीन। एक्सेलरेशन को उठा के इक्वेशन में रख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा बेहतरीन सा। ये तुम्हारा आ गया। कोई दिक्कत है? एक्सेलरेशन को उठाओ, और तुम्हें कौन सी चाहिए? टी टेंशन चाहिए। टी टेंशन कहां पर? ये टी टेंशन रही। तुम इस वाली इक्वेशन में एक ही वैल्यू रख देना और टेंशन निकल आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो बेहतरीन प्यारा सा पहले डायग्राम बनाओ, उसके अंदर क्या करोगे? सारी की सारी फोर्सेस मार्क कर दो। उसके बाद क्या करोगे? हर ब्लॉक को अलग अलग उठा के रखो, सबसे पूछो तुम्हारे ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, सबको उसके लिए फ्री बॉडी इक्वेशन, उसकी जो भी इक्वेशन बन रही है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस इतना करने के बाद जितनी इक्वेशन बनेगी सबको ऐड कर लोगे, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारे पास। एक्सेलरेशन को उठा के रखते जाओ, जितनी टेंशंस हैं टी और T1 जो भी है सब तुमको मिल जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात है? देखो आगे वेज शेप के लिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? ये 5th था। चलो 6 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसके बाद अगर मान लो गलती से ये कोई तुम्हारे पास एक वेज शेप है जिस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ठीक है, ये मान लो यहां कहीं पर है, ठीक है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। ये मान लो एंगल अल्फा है, तो M1g किधर की तरफ लगेगा? या mg किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ध्यान से देखो, अगर हमको ये पता करना है कि ये मान लो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हमने बता दिया है कि ये ऑलरेडी किधर की तरफ आ रहा है,
नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जिस भी सरफेस पे रखा है वो कैसी है, स्मूथ सरफेस है। ये कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन एब्सेंट चल रहा है। ये अगर तुम पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये भी थीटा ही एंगल रहता है, बताएं कैसे होता है। अब तुम यहां से ये जो वेट है ना, वेट के कंपोनेंट बना लो। एक वेट का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा। समझ में आ रही बात। नॉर्मल रिएक्शन को यहां से कौन संभालेगा, mg cos थीटा। और इस ब्लॉक पर कौन सी फोर्स लग रही है, mg sin थीटा, जिसकी वजह से ये कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये नीचे आ रहा है किसकी वजह से, mg sin थीटा की वजह से। और इस पर कोई फोर्स कोई भी फोर्स नहीं लग रही, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, तो ये सीधे सीधे ma हो जाएगा। दोनों को चाहो डिवाइड कर लो, अगर तुमको वो चाहिए एक्सीलरेशन, दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से क्या होगा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा cot थीटा, तो n अपॉन cot थीटा cos अपॉन ये हो जाएगा ma। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऊपर कर लो, n tan थीटा अपॉन m आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है। ये स्मूथ सरफेस के लिए हमने काम किया है। ये किसके लिए काम किया है, स्मूथ सरफेस के लिए। ये बात समझ में आई। एक वेज ऐसा होता है, ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है, ऐसा सीन होता है, ये ऐसा होता है, एक ब्लॉक इधर रखा है और एक ब्लॉक इधर रखा है, बीच में ये एक पुली है, ये ऐसे करके थ्रेड लगा हुआ है। ये तुम्हारे पास क्या है, m1 है, और ये तुम्हारे पास क्या है, m2 है। वेरी नाइस। ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। मान लो हमने बोल दिया m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये पूरा सिस्टम किधर भागेगा, इधर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। इधर से m1g नीचे की तरफ, और इधर से m2g डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, इधर से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये n1, और इधर से ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने बोला ना कि ये वाला एंगल, ये जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल ये भी रहेगा, अल्फा। तो यहाँ से तुम वेट के कंपोनेंट ब्रेक करोगे, m1g cos अल्फा, और इधर की तरफ क्या आएगा, m1g sin अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, यहाँ पर टेंशन भी तो आएगी, इधर पे ये टेंशन टी ऊपर की तरफ, और यहां से ये टेंशन टी इधर की तरफ। कोई समस्या, वेरी गुड। अच्छा, यहां पर देखो, इधर की तरफ अगर पीछे बढ़ के आओगे तो ये एंगल बीटा, पीछे की तरफ वेट का ये कंपोनेंट कितना आएगा, m2g cos बीटा, और इधर की तरफ ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, m2g sin बीटा आएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इस m1g cos अल्फा से बैलेंस हो जाएगा, ये वाला ना n2 नॉर्मल रिएक्शन m2g cos बीटा से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमको पता है इस क्वेश्चन में करना है एक्सीलरेशन। ये एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें ब्लॉक्स का, तो तुम ब्लॉक m1 को ध्यान से देखो, m1 ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग तो चार रही हैं, लेकिन ये वाला इससे क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। तो टेंशन ऊपर की तरफ और m1g sin अल्फा नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो क्या बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा, यानी टेंशन माइनस m1g sin अल्फा, ये नेट फोर्स हो गई, इक्वल टू मास इंटू। दूसरे वाले ब्लॉक के लिए m2g sin बीटा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और बड़ा कौन सा होगा, यही बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। वेरी गुड। तो m2g sin बीटा माइनस का टेंशन इक्वल टू m2a, एक नीचे है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे, तो नीचे ही वाली फोर्स तो बड़ी होगी। तो ये इक्वेशन 2, एक काम करो दोनों को ऐड कर दो, टेंशन से टेंशन निपट जाएगा। ये आएगा m1 m2g sin बीटा माइनस का m1g sin अल्फा इक्वल टू a कॉमन कर लो m1 प्लस m2। ये m1 m2 कहाँ आएगा, डिवाइड में। एक काम करो ना तुम लोग, आज के बाद कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, स्मूथ सरफेस रहे, खट से ये फॉर्मूला ही लगा देना। टेंशन निकालने की बात करोगे तो एक जगह एक ही वैल्यू रख दो, वाली उठा के टेंशन इवैल्यूएट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में इससे। लेकिन अभी तो तुम्हारे जो स्कूल के लेवल का क्वेश्चन चल रहे हैं वही वाले निपटा लो। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो देखो हर टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने बताए तुमको, हर टाइप के। और जितने टाइप बचे हैं वो जो भी क्वेश्चंस हैं आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये जितने क्वेश्चंस लगवाए हैं इनको जाके आज
एक बार और रिपीट कर लेना। फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन जितने बताए हैं इससे बाहर का बनना नहीं चाहिए स्कूल के लिए। मे बी बनाने को तो बना ही सकता है टीचर, वो फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब फ्रिक्शन इसमें मिक्स होगा तो एक फोर्स और आएगी। जैसे मान लो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन इधर कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। ये नीचे जा रहा है, इसमें फ्रिक्शन, बस तो एक फोर्स इसमें और इंक्लूड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और कल टेस्ट देना है तुमको, ये सब तो ठीक है, कल टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। कल रिवीजन क्लास कराएंगे तो उसमें आगे फ्रिक्शन को इंक्लूड करके बात बताएंगे। समझ में आ रही बात? तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक काइनेटिक पढ़ के आना, रोलिंग वाला भी थोड़ा बहुत देख के आना। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए और आप लोग भी देखिए, बताइए क्या कुछ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट वमेंट करिए।